गुड इवनिंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड इवनिंग। एक बार बता देंगे वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं। बाल मुकुंद जी, बताइए। सीता जी, करिश्मा जी, कोई भी बता दीजिए वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं। गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। वॉइस क्लियर है? ठीक है, चलिए। हर बार आज आप सब जानते हैं कि ये जो क्लास हो रही है, ये क्लास आपकी कैसी रहेगी। ये क्लास आपकी पेड क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हर बार हम जिस तरीके से शुरू करते हैं वैसा शुरू ना करके इस बार हम थोड़ा डिफरेंट वे में शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पुराने अभ्यर्थी हैं जो आगे इस नई बैच के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन न्यू बैच में करवा लीजिएगा, क्योंकि ओल्ड बैच का एक टाइमिंग होता है, ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको न्यू बैच में एनरोल करना पड़ता है। तो पुराने अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष छूट यहाँ पे प्रदान की गई है, तो उसको आप बातचीत कर लेंगे। आज की क्लास मैं चाहती थी कि आप सब अटेंड करें, ठीक है। हर बार हम ज़रूरी नहीं है कि साहित्य और इतिहास से शुरू करें। इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलते हैं और हम शुरू करते हैं आधुनिक काल से। चूँकि आधुनिक अभी का समय है, ठीक है, तो 1850 के बाद अब तक जो भी चीज़ें हैं उस पर हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि हम जिन चीज़ों को जी रहे हैं, जिन चीज़ों को सुन रहे हैं, वो बड़ी आसानी से हमको ग्रहण हो जाए। आदिकाल और रीतिकाल और बात करें भक्ति काल, इन सभी की तो हम ये स्टेप वाइज बाद में करेंगे। जब मैं इसको शुरू करूँगी तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ साहित्य इतिहास स्टार्ट था, पर अभी आधुनिक काल से हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज आप लोगों का पहला क्लास है, तो आधुनिक काल की पूर्व पीठिका। आज आप आधुनिक काल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सुनेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका नोट्स बना लीजिए, चाहे तो आप इसकी कॉपी निकलवा लीजिए, चाहे तो आप अपने फ़ोन पे रख लीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सूटेबल लगे। मेरे अकॉर्डिंग नोट्स हमको इसलिए, अगर हमारे पास प्रॉपर समय है, हम कहीं जॉब नहीं करते, हम घर में थोड़ा फ्री रहते हैं, हमारे पास 1-2 घंटे का समय एक्स्ट्रा बचता है और हम प्रॉपर वे में व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाना चाहिए। एक और ख़ास बात बता दूं, जिस प्रकार से 4-5 पुस्तकों को पढ़ा नहीं जा सकता, इसमें 4-5 पुस्तकों का पूरा समावेश मैं करके लाई हूँ, जो आज मैं लाई हूँ। तो ये आपको हो सकता है लेंदी लगेगा, लेकिन इससे भी लेंदी तब लगता है जब हम 4-5 पुस्तकों को पढ़ें। ये तो मुश्किल से 10-12-13, मुश्किल से 13 पेजेस होंगे, ठीक है। आज हम आधुनिक काल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आधुनिक का अर्थ क्या होता है। पेन कॉपी अभी छोड़ दें, अभी आप आराम से ध्यान से सुने। जिस प्रकार किसी के प्रवचन को सुना जाता है, जिस प्रकार अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए कोई चीज़ें हम देखते सुनते हैं, बस उसी प्रकार से। क्योंकि जब तक आप अपने मस्तिष्क पर एक छवि का निर्माण नहीं करेंगे, एक स्टोरी नहीं बुनेंगे, तब तक वो ज़्यादा देर तक स्थायी रूप से नहीं रहेगा। जब सेकंड टाइम आप नोट्स बनाते हैं, मतलब मेरी क्लास अटेंड करने के बाद जब आप नोट्स बनाते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं रात के 10 से 11 बैठ के बनाइए, 9 से 11 बनाइए, ठीक है। आराम से खाना वाना खा के बनाइए, बिल्कुल बना सकते हैं प्रॉपर वे में। मेरे ख्याल से सीडीपी का क्लास स्टार्ट हो चुका है ना अनामिका? एक बार कॉल करके पूछेंगे, सीडीपी का क्लास स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का? बाकी मैं भी जानकारी दे दूंगी पता करके, है ना। चलिए, तो अब हम बिना किसी रोक टोक के इस पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधुनिक का मतलब क्या होता है। आधुनिक का मतलब होता है जिसका संबंध आज से हो। मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जिसका संबंध आज से है उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक। अगर हम बात करें कि आधुनिक का निर्माण कैसे हुआ है, आधुनिक शब्द बना कैसे है, तो अधुना धन एक से क्या बना है? आधुनिक बना है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, मामूली 1 नंबर में आता ही है ऐसा कुछ। अगर हम बात करें कि साहित्य की दृष्टि से इह लौकिक दृष्टिकोण,
यानी कि अनुपयोगी पुरानी मान्यताओं का त्याग और कल्पना के स्थान पर यथार्थ पर बल। यानी कि पहले आधुनिक की बात करें तो पहले हमको जाना पड़ेगा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो पहले क्या होता था, पुरानी मान्यताओं और इन्हीं सब चीज़ों से घिरे हुए काव्य रचनाएं, लोग इसी टाइप का। लेकिन आधुनिक काल क्यों अलग है, क्यों हम सब अलग हैं? क्योंकि हमारी सोच ज़्यादातर यथार्थ पर आधारित है। ठीक है, जो चल रहा है, मजदूर जीवन, स्त्रियों का जीवन, बच्चों का जीवन, पुरुषों का जीवन, ठीक है, समाज में विभिन्न विभिन्न चीज़ों के प्रभाव, यानी यथार्थ में जो चीज़ें चल रही है उसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक। क्लियर हो गया? तो ठीक है अनामिका, मैं इसके लिए पूछ लूँगी, पर कभी ऐसा होता है कि किसी ग्रुप में लिंक नहीं आता है तो आप एक बार कॉल करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य विकास का चतुर्थ चरण है ये प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य विकास का निम्न में से आधुनिक काल कौन से नंबर का चरण है या कौन सा चरण है? तो आपको याद रखना है चतुर्थ चरण है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और उसके पश्चात आपका आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का कभी कभी कुछ लोगों द्वारा इसे स्वर्ण युग भी कहा गया है, क्योंकि ये परिवर्तन काल है, परिवर्तन हुआ है यहाँ बहुत सारा। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। अभी आप सिर्फ सुनते जाइए कि एक व्यक्ति है, डॉक्टर, विद्वान है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन ही आधुनिकता है। जैसा मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि पुराने आडंबरों को छोड़कर, पुरानी अनुपयोगी मान्यताओं को त्याग कर जब व्यक्ति आज पर, यथार्थ पर बल देता है तो वो आधुनिकता है। उसी प्रकार गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन करना ही क्या है? आधुनिकता है। उसी प्रकार बच्चन सिंह ने क्या कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह, तो बच्चन सिंह ने कहा आधुनिक काल को लाने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को जाता है। ये बच्चन सिंह बोल रहे हैं। ठीक है, बच्चन सिंह ने, आप ऐसे याद रखो कि बच्चन सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम देखा है और स्वतंत्रता संग्राम के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत से प्रॉब्लम थी, सभी को थी वैसे तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या दिया कि आधुनिक काल को लाने का जो श्रेय है, यानी जब भी परिवर्तन होता है कुछ भी तो किसी ना किसी का उस पर श्रेय जाता है। तो वैसे ही आधुनिक काल का जो श्रेय है वो किस पर जा रहा है? अंग्रेजी उपनिवेशवाद को। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है? आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति। मध्यकालीन विचार मतलब भक्तिकालीन। ठीक है, भक्ति काल के समय की बात हो रही है, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक है, मध्यकालीन विचारों से मुक्ति तथा इहलौकिक नवीन दृष्टिकोण को अपनाना। ठीक है, पारलौकिक को छोड़कर इहलौकिक। क्लियर, समझ आ रहा है? समझ आया? एक बार सभी ओके करेंगे, फिर मैं इसको शॉर्ट में रिपीट करती हूँ, इस पेज का एकदम शॉर्ट में रिपीट करती हूँ फिर। ओके, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए। और जैसा मैं बोलूँगी अभी शॉर्ट में, आप सभी एक छोटी सी कॉपी पे इसको नोट कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ आपके शॉर्ट नोट का काम करेगा। तो सबसे पहले आधुनिक जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? अधुनाधन इक से बना हुआ है, जिसका संबंध आज से है। ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन, साहित्य नहीं, आधुनिक जो है वो पुरानी मान्यताओं को छोड़कर यथार्थ पर बल देता है। ये दूसरी लाइन हो गई। पुरानी मान्यताओं को छोड़कर यथार्थ पर बल देता है। यथार्थ मतलब जो एट प्रेजेंट आपके सामने है। ठीक है, हिंदी साहित्य का चतुर्थ चरण है आधुनिक काल। तीसरी लाइन, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार उन्होंने कहा है कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन करना ही क्या है? आधुनिकता। उसी प्रकार बच्चन सिंह ने क्या कहा? अंग्रेजी उपनिवेशवाद के कारण आधुनिकता आई, यानी वो श्रेय जा रहा है उसको, ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि आधुनिकता
मध्यकालीन विचारों से मुक्ति और इहलौकिक या फिर नवीन दृष्टिकोण को अपनाना है। क्लियर हो गया? देखो जितना हमने ये एक पेज पढ़ा वो और शॉर्ट में एक ब्रैकेट पे आ गया। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ अभी तक का समझ आया होगा। ठीक है, सेकंड पेज। आप सबको पता होना चाहिए कि ये गद्य का समय है, यहाँ पर गद्य का समय आ जाता है। उससे पहले काव्य था, ठीक है, पद्य था, ठीक। तो यहाँ पर ये कैसे आया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इस पर चर्चा करना है। तो आधुनिक युग के पूर्व गद्य का जो उल्लेख था वो नगण्य था। नगण्य मतलब एकदम कम। तो ऐसे याद रखना कि आधुनिक काल के जब पहले गद्य का जो समय रहा होगा या गद्य की जो रचनाएं वो एकदम ना के बराबर रही होगी, नगण्य। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया, ठीक है, यानी कि कविताएं भी गद्य के रूप में लिखी जाने लगी। कविताएं भी पद्य के रूप में नहीं लिखी जाती थी, गद्य के माध्यम से लिखी जाती थी। कविताएं तो होती थी। तो आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। गद्य का संबंध किससे है? वैचारिकता से, ठीक है, सोच से, विचार से गद्य का संबंध है। जब आप किसी एक विषय के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वह छोटा सा विषय गद्य का रूप ले लेता है। क्लियर है सभी को? आगे, आधुनिकता इस काल में गद्य में नहीं पद्य में भी व्यक्त हुई। थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल व्यक्त हुई है पद्य में। भारतेंदु युग के बाद कविता पर गद्यात्मक दबाव पड़ा, बिल्कुल पड़ा, ठीक है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य सी ही हो गई है, बिल्कुल हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में आप सब ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे ना, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं, ठीक है। ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी एक गद्य की विधाएं हैं? या फिर आपको कूट में प्रश्न दे देगा कि ये गद्य की विधा है, फिर ये गद्य की विधा है, तो आपको टिक करना होगा, ठीक है। रीतिकालीन कविता में रीति, लय, संगीत और इत्यादि पर ध्यान दिया जाता था रीतिकाल में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस पेज का अगर मैं सार निकालूं तो क्या है कि आधुनिक युग में गद्य का महत्व बढ़ गया, कविताओं में भी गद्य की छवि दिखाई देने लगी। भारतेंदु युग से कविताओं में गद्य की छवि दिखाई देने लगी, ये सही लाइन होगा, ठीक है। अगर बात करें कि आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना, तो ये सभी गद्य की विधाएं हैं, ठीक है। तीसरे पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। एक बार ओके करेंगे सभी, ठीक है यहाँ तक? प्रत्येक पृष्ठ के बाद मैं पूछूंगी आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि सुनने मात्र से काम नहीं होगा, समझ भी आना चाहिए, ठीक है। किसी पृष्ठ में अगर डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। वैसे अभी डाउट का सवाल नहीं होता, क्योंकि अभी हम सिर्फ मैं व्याख्यान कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के उत्तर मध्य, अर्थात आप जानते हैं मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में आप बताएं रीतिकाल कौन सा है? तो इस पेज में आपको दिख रहा होगा कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी के उत्तर मध्य अर्थात रीतिकाल के अनंतर आधुनिक काल को माना है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अभी हमने विभाजन नहीं पढ़ा है। इसके पहले साल, मतलब पिछले साल जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय मैंने विभाजन से स्टार्ट किया था। मैं जानबूझकर इस बार आधुनिक काल से शुरू कर रही हूँ ताकि इंटरेस्ट थोड़ा सा आ जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सिलेबस, एमपी का भी सिलेबस देख सकते हो आप, है ना। अभी सिलेबस में ज़्यादा कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। एक्चुअली जब तक सिलेबस आएगा नहीं तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बेसिकली हमको साहित्य, इतिहास और कुछ चीज़ें तो पढ़नी होंगी, है ना।
आपके ग्रुप में सिलेबस डला है, आप देख सकते हैं उसको, और नहीं डला होगा तो मैं आज बोल दूंगी इस क्लास के साथ डलवाने के लिए। चलिए, तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। तो रीतिकाल के अनंतर आधुनिक काल माना गया, यानी जैसे जैसे रीतिकाल खत्म हुआ, अंत पर पहुंचा, वहां पर से आधुनिक काल शुरू हो गया। यह लाइन पेपर में पूछी जाती है, किसके द्वारा बोली गई है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बोली गई है। क्या बोली गई है? कि जैसे ही रीतिकाल का अंत हुआ वैसे ही आधुनिक काल का आरंभ हो गया, जिसे इन्होंने इस काल में गद्य की प्रधानता को लक्ष्य रखकर गद्य काल की संज्ञा से अभिभूत कर दिया। बिल्कुल कर दिया, उन्होंने गद्य काल कहा है कि नहीं? ठीक है। आधुनिक काल निश्चित रूप से कई दृष्टियों से रीतिकाल से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। आधुनिक काल और रीतिकाल बहुत अलग है। भक्ति काल का साहित्य आमुष्मिता से अनुप्रेरित होते हुए भी जनता का साहित्य है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि उस समय लोग अपनी भावनाओं को भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में लक्षित करके प्रस्तुत करते थे। ठीक है। रीतिकाल का साहित्य देखा जाए तो दरबारों का साहित्य है। किसका साहित्य है? दरबारों का। ठीक है। आदिकाल में वीर गाथाओं का साहित्य बोला जाता है, वीरता से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, श्रृंगार रस से परिपूर्ण। ठीक है। रीतिकाल दरबारों का साहित्य, यानी उस समय जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के यशोगान गुणगान में जितने भी बने हैं वो सब काव्य के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन आधुनिक काल में आपको क्या है? जनता का साहित्य आप बोल सकते हैं आधुनिक काल को, लेकिन और अच्छे से समझते हैं कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य में भारतीय समाज के एक सर्वथा नवीन वर्ग की वाणी है। जैसा कि मैंने कहा कि सदी मतलब 10-10 साल में आप देखे होंगे परिवर्तन होता है, लोगों की विचारधाराओं में, रहन सहन में, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तो भारतीय समाज में सर्वथा नवीन वर्ग की वाणी मुखरित करता है, जो वर्ग नवीन शासन प्रणाली तथा नई अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप पीड़ित एवं शोषित था। अब ये क्या बोल रहा है? ये पॉइंट कहाँ लेके जा रहा है हमको? ये ले जा रहा है स्वतंत्रता के पहले। थे कि नहीं हम पीड़ित, हम शोषित थे कि नहीं जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे? तो जब तक हम किसी समस्या में नहीं पड़ते तो उस समस्या के निकलने के लिए जो छटपटाहट होती है, वो छटपटाहट क्या है? आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की छटपटाहट। तो वही स्वतंत्रता जो है वो किसकी थी? सामान्य और मध्य वर्ग की थी, और उन्हीं जनता के लिए इस आधुनिक काल का बड़ा महत्व है। यानी आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? आधुनिक काल में आप मजदूरों के ऊपर पढ़ेंगे, आधुनिक काल में आप स्त्रियों की दशा के ऊपर पढ़ेंगे, आधुनिक काल में आप एक ऐसे पुरुष के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे परिवार का मतलब वजन ढो रहा है और वो अकेला पुरुष है कमाने लायक। आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों के शोषण के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार ओके करेंगे, यहाँ तक समझ आया? बोर तो नहीं लग रहा है ना? बोर नहीं लगना चाहिए बस, है ना? चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पृष्ठ आपको कहाँ लेके जा रहा है? पूर्व कालों के साहित्यकारों ने बहुधा सामयिक समस्याओं और संघर्षों के प्रति उपेक्षा भाव रखकर साहित्य में स्थायी और शाश्वत मूल्यों को स्थान दिया। समझ आया? नहीं आया? मैं बताती हूँ। जो आधुनिक काल को छोड़कर बाकी काल हुए हैं ना, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, यहाँ पे साहित्यकारों ने जितनी भी समस्याएं थी उनको एक कॉर्नर कर दिया, और सिर्फ मतलब उसके लिए वो उपेक्षा भाव रखते थे कि नहीं नहीं हम उस पर क्यों लिखें। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो साहित्य में स्थायी और शाश्वत मूल्य थे, यानी उन्होंने सिर्फ मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिखा। परंतु आधुनिक काल के जो साहित्य हैं उसमें वास्तविक अर्थों में आधुनिक जीवन की आवश्यकताएं, ठीक है, आधुनिक जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, इसके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं, है ना,
विशेष रूप से साहित्य गद्य जीवन का यथार्थ चित्रण का विषय बन गया है कि नहीं। आप देखते हैं कि नहीं, आधुनिक समय में आज का जो मानव है अपनी समस्या के बारे में कैसे आवाज उठाता है। कौन सहता है? अब नहीं सहते, कोई भी बोलने लगे हैं। तो मतलब कहने का मतलब जो यथार्थ रूप में विद्यमान है उस पर बातचीत होने लगी आधुनिकता में। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। जब कभी पेपर में प्रश्न आता है पैराग्राफ वाला, तो कुछ इस तरीके से भारी भारी पैराग्राफ लिखे होते हैं और बेसिकली वो उसमें से आपको एक शीर्षक या फिर ये बोलेंगे कि इसका निहित अर्थ क्या निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। बार बार आप देख रहे हो यहाँ पे आधुनिकता पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक सीखने का मौका है गद्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखें तो साहित्य जीवन का अधिक व्यापक चित्रण होने से वह हमारे जीवन के और अधिक निकट आ जाता है। हम उसमें अपने आप को देखने लगते हैं। ठीक है, इस रूप में आधुनिक काल विगत के मध्यकाल से भिन्न ठहरता है। मतलब इस प्रकार अगर हम देखें, यथार्थ को देखें, आवश्यकताओं को देखें, आधुनिक जीवन की समस्याओं को देखें, तो हमको समझ आता है कि भक्ति काल, रीतिकाल और आदि काल से आधुनिक काल सर्वथा भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मनुष्य की बुनियादी अवधारणा में यह परिवर्तन कैसे होता है। हमको ये समझना होगा कि परिवर्तन अचानक नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। आप घर में किसी प्रकार के चेंजेस करने की सोचेंगे, आप सोचेंगे कि मैं इस वॉल को बहुत अच्छा बना दूँ, तो सडनली नहीं होता। पहले आपके दिमाग में विचार आएगा, फिर आप योजना बनाएंगे, फिर आप उसके लिए कुछ नियोजन करेंगे, जोड़ेंगे पैसा वैसा, फिर डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट करेंगे, फिर जाके वो दीवार जो है क्या होगी, सज के या परिवर्तित रूप में आपके सामने आएगी। तो परिवर्तन कैसे होता है ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। इसको समझने के लिए आधुनिक युग की जो मानसिकता है उसका व्यापक रूप से जानना, व्यापक रूप से परीक्षण आपके लिए आवश्यक है। इस मानसिकता को सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं पुनर्जागरण या नवजागरण। बिल्कुल बोल सकते हैं हम पुनर्जागरण या नवजागरण। ठीक है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, 4 बुक से मैंने ये पूरे नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेहनत करके ला के दे रहा है तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप नोट्स भी बनाएं और प्रॉपर वे में, अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाएं और प्रॉपर वे में रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है, स्थायित्व रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नवजागरण इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में पुकारा जाने लगा। ठीक है, पुनरुत्थान शब्द में कुछ, पुनरुत्थान मतलब फिर से उत्थान। ठीक है, पुनः उत्थान। पुनरुत्थान शब्द में कुछ अतीत की झलक दिखाई पड़ती है ना, अतः उसका प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। उत्थान। ठीक है, चलिए मुझे बताइए उत्थान का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताइए, तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको समझाती हूँ आगे। कमेंट करके सभी बताएंगे उत्थान का मतलब क्या होता है। उत्थान, मैं रुकी हूँ, आप सभी बताएंगे, क्योंकि इसके बिना मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ।
चलो, एक ने शशि देवांगन ने कहा विकास, निर्मन थानेश्वरी ने कहा, और अनामिका ने कहा उठना या फिर उठाना, उत्थान। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता के बाद ना हम सब इतने शोषण के शिकार हो चुके थे कि हमें आवश्यकता थी एक ऐसे शब्द की जो हमको सदा के लिए मोटिवेट करे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उस समय के जो लोग थे उसके लिए मोटिवेट, तो वहाँ पे उत्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। कौन से शब्द का प्रयोग करना उचित था? पुनर्जागरण, या फिर आप बोल सकते हैं नवजागरण। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस पेज में, ये पेज आप लोग के पास जाएगा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे लिखा जाता है। ये आप लोग अपने नोट्स में प्रॉपर वे में लिख के रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये देखा ना, तो कई लोगों को क्या है ना, नहीं पता होता है। तो अब हम चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में जो गिनती होती है वो इस प्रकार लिखी जाती है। आप 10 तक लिख लीजिए, फिर तो संख्याएं वापस रिपीट होती हैं। अगर बात करेंगे 11 की तो 2 इसी प्रकार 1 बनेगा, 21 ऐसा बनेगा, 31, तो बस 10 तक का आप नोट करके रख लेंगे। ठीक है, अब मैं वापस से अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। 1 मिनट ना। चलिए, तो कहाँ पर थे हम? हाँ, नवजागरण। ठीक है, तो हम इसको पुनरुत्थान नहीं कहकर क्या कहेंगे? नवजागरण। पुनर्जागरण या नवजागरण एक ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो बहुत सारे देशों के इतिहास में घटित होती रही है। बिल्कुल होती रही है। आप देखेंगे तो फ्रांस में हुई है। फ्रांस में हुआ है कि नहीं नवजागरण? ठीक है, तो संक्षेप में अगर हम इसको समझेंगे तो इनके कालखंड और निमित्त अलग अलग रहे हैं। संक्षेप में पुनर्जागरण जो दो जातीय संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यानी 2 प्रकार का काल, 2 प्रकार का समय या 2 प्रकार के विचार जब आपस में टकराते हैं तो उसके टकराहट से जो रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? नवजागरण। ठीक है, इस टकराहट के विशिष्ट उदाहरण के रूप में यूरोपीय पुनर्जागरण का उल्लेख होता है। ये देखिए, मैंने कहा था ना फ्रांस का यूरोपीय, बिल्कुल वहाँ से ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, जिसकी तिथि एक दुर्घटना के संयोग से जुड़ी है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपको पता है ना? ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, यानी कि 1453 ईस्वी में। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल नगर के पतन के बाद वहां एकत्र ईसाई चिंतकों और कलाकारों ने भागकर इटली तथा आसपास के क्षेत्रों में शरण ली। ये शॉर्टकट में स्टोरी है। इस नए संपर्क के फलस्वरूप ज्ञान, विज्ञान तथा कलाओं का यूरोप में अनेक मुखी प्रसार हुआ। अभी हम थोड़ा सा यूरोप में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको नवजागरण शब्द को समझना है। ठीक है, अमेरिका में सांस्कृतिक टकराहट का परिणाम 19वीं सदी में देखने को मिलता है, जहां सारे यूरोप के आद्य व्यवसायी आजीविका के लिए एकत्र हुए। फिर बाद में हिटलर के भय से बड़े बड़े यहूदी वैज्ञानिक और कलाकार इसी नए देश में आश्रय लिया। भारत के संदर्भ में पुनर्जागरण 19वीं सदी के आरंभ में माना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि भारत के संदर्भ में पुनर्जागरण कब से माना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 19वीं सदी से माना जाता है। ठीक है, आगे, नई यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृति और पुरानी भारतीय धार्मिक संस्कृति के टकराव फलस्वरूप यहाँ एक संगत प्रश्न ये उठता है कि मध्यकाल में इस्लाम के आगमन के समय जब उसका तत्कालीन भारतीय या कि हिंदू संस्कृति से संपर्क हुआ तो उसको हमने पुनर्जागरण क्यों नहीं माना? ये हमारे मन में आना चाहिए कि जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बढ़ने लगा प्रभाव, तो हिंदू से जब वो टकराया तो उस समय नवजागरण क्यों नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये उसी समय क्यों आया जब अंग्रेज आए, अंग्रेजी व्यवस्था आई,
तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। जिस जिज्ञासा के संदर्भ में यह कहना होगा कि इस्लाम के आगमन पर इस देश में सैनिक टकराहट तो भरपूर हुई, पर सांस्कृतिक टकराहट का कोई गहरा रूप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों अपने अपने ढंग से रूढ़ियों में बंधी धर्म और प्रधान संस्कृतियां थीं। इसलिए हिंदू और इस्लामी जीवन के संपर्क में संगीत और स्थापत्य जैसी कलाओं के कुछ नए प्रयोग जरूर हुए, पर जीवन पद्धति बुनियादी स्वरूप में यथावत रही। मैं इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो देखो, मुगल आए, इस्लाम धर्म आया, वहाँ पर के लोग आए, प्रचार प्रसार हुआ, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कुछ भी हमारे देश से बाहर नहीं लेके गए। ठीक है, उन्होंने कोई भी नई सभ्यता को नहीं अपनाया, उन्होंने अपनी सभ्यता को रखा, पुरानी जो सभ्यता थी उनको जोड़े रखा, और भारत देश में उसका प्रभाव छूटता गया। तो उन्होंने जब कुछ नहीं लिया, इस वजह से कुछ ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, इसलिए टकराहट भी नहीं हुई। वो अपने धर्म को मानने लगे, बाकी जिनको मानना था वो मानने लगे। तो इस प्रकार किसी प्रकार की टकराहट नहीं हुई। टकराहट कहाँ पे होती है? जब आप किसी व्यवस्था को पूरे तरीके से खारिज कर दें। ठीक है, एक बार ओके करेंगे, यहाँ तक सबको समझ आया? पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो जाति संस्कृति की टकराहट है, तो दूसरा चिन्ह यह भी है कि मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है। यद्यपि नए राष्ट्रों में पुनर्जागरण का स्वरूप इसके भिन्न देखा जा सकता है। रूस जैसे बड़े और इस सदी में पुनर्गठित देश आधुनिक विकास के क्रम में योजनाबद्ध रूप से चलाया गया। ये बस ऐसी नॉलेज के लिए कुछ कुछ मैंने डाला है। मैं बताती हूँ, इस पेज के बाद बता रही हूँ, ठीक है, बीच में अटक जाऊंगी नहीं तो। अमेरिका में इस प्रकार की सजग योजना व्यवहारिक रूप में भले ही ना रही हो, पर वहाँ के मनीषियों की दृष्टि से कुछ ऐसी ही प्राथमिकताओं के क्रम बंद कर चले। दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने 1780 ईस्वी में पेरिस के अध्ययन काल में वहाँ से एक पत्र स्वदेश को लिखा। ये प्रश्न आता है, कब लिखा? 1780 ईस्वी में लिखा। पेरिस के अध्ययन काल में एक पत्र अपने स्वदेश को लिखा। किसने लिखा? जॉन एडम्स ने लिखा, जिसमें अपने विचारों को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया। ये कौन कह रहे हैं? ये लाइन कौन कह रहे हैं? जॉन एडम्स। सुनिएगा, मुझे राजनीति और विग्रह का अध्ययन करना है। जॉन एडम्स बोल रहे हैं, मुझे राजनीति और विग्रह का अध्ययन करना है, जिससे मेरे बेटों को गणित और दर्शन पढ़ने की सुविधा हो सके। मेरे बेटों को पढ़ना चाहिए गणित और दर्शन, भूगोल, प्राकृतिक इतिहास, नौ स्थापत्य, संतरण, वाणिज्य और कृषि, जिससे फिर से उनके पुत्रों में अधिकार मिले कि वे चित्रकला, कविता, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला और पट निर्माण और चीनी साजी सीखें। यहाँ पुत्रों से बात हो रही है, जो उनकी जनता है। ठीक है, जो उनकी जनता है उनके लिए ये बात कह रहे हैं। स्वदेश को लिखा गया पत्र है, जॉन एडम्स के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो भी दूसरे नंबर के। ठीक है, क्लियर है? लास्ट में आपसे मैं प्रश्न करूंगी, 5 मिनट आप सब आंसर करेंगे, तैयार रहेंगे, इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि आप इसको पुनः वापस जाके भी देखेंगे तो भी आंसर देने में लेट होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। दूसरे नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने, जिन्होंने 1780 ईस्वी में पेरिस के अध्ययन काल में वहाँ से एक पत्र स्वदेश को लिखा कि राजनीति और विग्रह का अध्ययन मैं करना चाहता हूँ, जिससे मेरे बेटों को गणित और दर्शन पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, क्लियर है? और उन्होंने कुछ विषय बताया जो उनके बेटों को पढ़ना चाहिए, वो है गणित, दर्शन, भूगोल, प्राकृतिक इतिहास, नौ स्थापत्य, संतरण, वाणिज्य, कृषि। ठीक है, जिससे कि जो उनके पुत्र हैं वो नवीन रूप से तैयार हो जाएं और सीखें चित्रकला, कविता, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, पट निर्माण, चीनी साजी। ठीक, अब मैं नए पृष्ठ पे आ गई हूँ, तो मैं बता देती हूँ। हाँ, मैंने 11 बजे का टाइम बोला था, पर कुछ कारणवश वह टाइम
नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम यही टाइम रखते हैं 5 से 6, 6:30 तक मैं क्लास लूँगी। जिस दिन क्लास लंबी हो गई 6:30 तक लूँगी, नहीं तो 6 बजे तक। वैसे आप जानते हैं साहित्य पढ़ाते पढ़ाते टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा कि 1-1.5 घंटा आपको बैठना होगा, ठीक है। तो लेकिन कल की जो क्लास है वो मैं सुबह लूँगी, ठीक है। कल मेरी क्लास लगभग 10 बजे के आसपास मैं लूँगी, ठीक है, क्योंकि कल जब कभी ऐसा होगा कि मैं इवनिंग में क्लास नहीं लूँगी तो मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में क्लासेस प्रोवाइड हो जाए। क्लियर है सभी को? किसने पूछा था? अच्छा, हाँ, शशि देवांगन ने। क्लियर हो गया? तो अभी इस मंथ हम इसी टाइमिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करिए इस टाइमिंग पे। क्योंकि बहुत लोग जॉब वाले हैं जो मतलब जुड़ नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, और बाकी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में होंगी। ऐसे में आपका शेड्यूल क्या है, बहुत हैवी हो जाएगा। इवनिंग में आप आराम से साहित्य को पढ़ो और मॉर्निंग में अदर क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, नहीं 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 हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इसके विपरीत अगर हम देखें, भारत की दृष्टि सर्वांगीण विकास की रही है। आप जानते हैं भारत जो है वो कभी भी एक और विकास नहीं करता, चहुमुखी ओर से देखता है विकास के लिए, तो उसकी दृष्टि हमेशा सर्वांगीण विकास की रही है। एक प्रसिद्ध पत्रकार का नाम है, अंडरलाइन कर देती हूँ, लुई फिशर ने महात्मा गांधी के बारे में लक्षित किया। जब कोई किसी के बारे में लक्ष्य करता है, बात करता है, विचार प्रस्तुत करता है, वो लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। महात्मा गांधी के बारे में लक्षित किया था कि अपने जिस समाचार पत्र के अंक में गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संपादकीय लिखा था, उसी के नीचे उन्होंने दूसरा संपादकीय मूंगफली के उपयोग पर लिखा था। क्रिप्स प्रस्ताव अपनी जगह निश्चय ही महत्वपूर्ण थे, पर मूंगफली के उपयोग अपनी जगह कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाते। इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप एक बात प्रस्तुत करते हैं तो और जस्ट उसके बाद दूसरी बात प्रस्तुत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बात का महत्व कम हो जाता है। ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। समग्र और संपूर्ण मनुष्य की यही परिकल्पना भारतीय पुनर्जागरण चेतना का केंद्र में है। इसका आरंभ राजा राम मोहन राय, अब मैं आज कुछ अभी नोट्स लिखवाऊंगी इसी पेज में, ध्यान से देखेंगे, अभी अंडरलाइन कर रही हूँ। राजा राम मोहन राय 1772 1833 के व्यक्तित्व में है, तो निष्पत्ति महात्मा गांधी के साथ 1869 और 1948 विरुद्धों का सामंजस्य, जिसे हमने भारतीय मानस की एक प्रमुख विशेषता कहा है, उसका व्यवहारिक निदर्शन इस अवधि में बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने अपना चिंतन उपनिषदों से ग्रहण किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने अपना चिंतन यानी जो उन्होंने विचार किया है वो कहाँ से ग्रहण किया है? उपनिषद से, ठीक है। पर हिंदू आराधना शैली की परंपरा एकांतिक पद्धति को छोड़कर उन्होंने यूरोपीय चर्च का संगठन स्वीकार किया, जिसमें पूजन की सामूहिक पद्धति प्रचलित थी। हिंदू परंपरा में क्या होता है, पूजन एक साथ ना होकर अकेले होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पद्धतियाँ, कुछ कुछ धर्म ऐसे हैं जहाँ पे एक साथ बैठकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये जो चीज़ें डाली हूँ ये आपके सुनने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हमको ये समझना ज़रूरी है। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने
1828 में की, इम्पोर्टेंट है ये, मैं अभी लिखवाऊंगी भी, अलग से लिखवाऊंगी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना, ये पेपर में आता है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828, 1828, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है, 2 बार आ गया राजा राम मोहन राय, ठीक है, इतना बड़ा नाम है उनका। वैसे 1828 याद रखेंगे, जिसकी प्रेरणा से फिर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज 1867 का जन्म हुआ। हिंदी क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की नींव डाली, ठीक है। ये मैं सब अभी अलग से लिखवाऊंगी ना, अभी सुनते जाइए। यह सिर्फ संयोग नहीं है, इन संस्थाओं के नामकरण के उत्तर पक्ष में समाज पर विशेष बल दिया गया है। देखिए, आधुनिकता में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्यक्ति। और व्यक्ति कौन? जो सामाजिक जीवन पर आधारित है, जो समाज में रहता हो, तो समाज पर विशेष बल दिया है। हिंदू एकांतिक जीवन पद्धति के विरुद्ध उसे समाज के रूप में गठित करने का यह प्रयास बड़े सजग रूप से पुनर्जागरण के मनुष्यों ने किया। अब समझ आया? व्यक्ति, समाज, पुनर्जागरण, ठीक है। शोषित व्यक्ति, स्वतंत्रता, विचार, समाज, पुनर्जागरण, ठीक है। इस प्रकार से कुछ शब्दों को जोड़ेंगे। बात करते हैं, इन तीनों मुख्य समाजों की कई साझी विशेषताएं परिलक्षित की जा सकती हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कौन? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। फिर से बोल रही हूँ, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, तीनों के तीनों क्या हैं? निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। आराधना की सामूहिक शैली पर बल देते हैं, एकांतित पर नहीं। हिंदू समाज के 2 पिछड़े समूह, नारी और शूद्र, ठीक है, नारी का स्थान बहुत बाद में आता है, शूद्र का स्थान बाद में आता है, को शेष उच्च वर्गीय पुरुषों के साथ समानता का दर्जा देते हैं। ये समाज ये कहते हैं कि जिस प्रकार पुरुष उच्च है, उसी प्रकार नारी और शूद्र भी उच्च है, ठीक है। उपनिषद और गीता इनके चिंतन के केंद्र में है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं पढ़ा, ठीक है। जो पुराने पुराण होते हैं, शास्त्र होते हैं, उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, पढ़ना जरूरी है। संगठन का ढांचा ये ईसाई चर्च का स्वीकार करते हैं। इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा बंधन नहीं है, बंधन मुक्त है। इसलिए भारतीय हिंदू विचारधारा और पाश्चात्य ईसाई संगठन का सामंजस्य यह आंदोलन का मूल मंत्र है। देखो, इन्होंने हिंदी विचारधारा को नहीं छोड़ा है और साथ में किसको लेकर चले हैं? पाश्चात्य ईसाई संगठन। आध्यात्म को पुनर्जागरण के पहले लोक सेवा से जोड़ता है और फिर लोक सेवा को क्रमशः राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है। तो राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक की यह विचारधारा कर्म यात्रा है, जिसे बनाने और बढ़ाने में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद जैसे मनुष्यों का विशिष्ट योगदान रहा है। क्या? लोक सेवा को राष्ट्रीय भावना से करना, लोक सेवा यानी समाज सेवा, और समाज सेवा को किससे करना? राष्ट्रीय भावना से करना। ऐसा कार्य किसने किसने किया है? राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी, जिन्होंने कर्म यात्रा पर विश्वास किया, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, अरविंद, ठीक है, श्री अरविंद बोलिए, जैसे मनुष्यों का विशिष्ट योगदान यहाँ पर मिला है। भारतीय पुनर्जागरण में विरोधों का सामंजस्य का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान, अभी क्या चल रहा है? व्याख्यान, है ना, 1893, 1800, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के शिकागो का व्याख्यान 1893 है, जहां अद्वैत के अंतर्गत पाश्चात्य विज्ञान और भारतीय धर्मशास्त्र का समाहार दिखाते हुए उन्होंने घोषित किया। देखिए, कथन आ गया, अब इस पर ध्यान देंगे। इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि
में से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता। यही सारे विज्ञान का चरम लक्ष्य है। यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। कहाँ कहा? शिकागो के व्याख्यान में। कब कहा? 1893 में। ठीक है, क्लियर, याद हो गया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के व्याख्यान में 1893 में कहा कि इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि में से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता। यही सारे विज्ञान का चरम लक्ष्य है। ठीक है, एक बार ओके करेंगे अगर समझ आया है तो। चलिए कुछ नोट्स बनाते हैं फिर। बोर लगा क्या पढ़ने में कि ठीक लगा? बताइए, बोर लग रहा है कि ठीक लगा? ये पढ़ लिए, अब कुछ नोट्स बनाएंगे। जो हमने आज पढ़ा उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट में 5 मिनट में आप लोगों से चर्चा करूंगी। जो भी आज के व्याख्यान में मैंने पढ़ाया उसका जो सार निकला वो आप एक एक मेरे क्वेश्चन के अनुसार आंसर करेंगे। गुड इवनिंग तनु, अभी जुड़ रहे हैं? ठीक है, 5 बजे का टाइम याद रखेंगे। वापस से मैं बोल देती हूँ कि कल मैं सुबह लूँगी, बस जब मैं सुबह लूँगी शाम की क्लास में आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूँगी। मैसेज भी आएगा आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि अभी क्लास शुरू होने वाली है। तो कल मैं मॉर्निंग में लूँगी, तो आज इवनिंग है और हमेशा इवनिंग में ही रहेगा। ठीक है, अभी डलेगा ना, आज से डलेगा। ठीक है तनु, आज से पहली क्लास है, आज से सारे PDF डलेंगे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। कल से आप लोग, कल बस आप मॉर्निंग जुड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वही रहेगा, इवनिंग ही टाइम रहेगा 5 से 6:30 6 तक का। लेकिन कभी मैं इवनिंग क्लास नहीं ले पाई तो आप लोगों को सूचना मिलेगी, आप लोग मॉर्निंग जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। तो हम एक तरफ बना लेते हैं फर्स्ट नंबर पे। क्या है ये? आधुनिक काल में समाज सुधारकों द्वारा समाज सुधार हेतु संस्थाओं की स्थापना। ये मैं आपको एक पेज में लिखवा देती हूँ। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट उसमें ले लेते हैं, यहाँ डाल लीजिए क्रमांक, ये संस्था, ठीक है, संस्था, संस्थापक, संस्थापक, उसके पश्चात स्थापना वर्ष। यहाँ से प्रश्न आता है, बिल्कुल आता है। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में आते हैं। सबसे पहले आपके पास है ब्रह्म समाज। संस्था का नाम क्या है? ब्रह्म समाज। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है आप बताएंगे, है ना? मैं लिख देती हूँ, आप लोग कमेंट करते जाएंगे, मैं पूछते जाऊंगी। प्रार्थना समाज, बताओ प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज। देखो व्याख्यान में इसका उल्लेख नहीं था, है ना? तो कुछ चीज़ें व्याख्यान में नहीं रहेंगी भाई, कुछ चीज़ें मैं अलग से आपको बताऊंगी। प्रार्थना समाज। फिर आर्य समाज, बताओ आर्य समाज किसने निर्माण किया? कौन थे संस्थापक, आप बताएंगे। फोर्थ नंबर में हम ले लेते हैं थियोसोफिकल, थियोसोफिकल, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, पूरा नाम लिखेंगे सोसाइटी। चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। चलो बताइए, कमेंट आया? एक ही कमेंट आया है ना? रिजबस ने किया है, राजा राम मोहन राय।
सब लोग करो। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? कौन है? किसकी प्रार्थना करते हैं हम? केशव की, कृष्ण की। तो याद रखेंगे केशव चंद्र। कौन है? केशव चंद्र सेन, है ना, नोट करेंगे इसको, केशव चंद्र सेन। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? संस्थापक का बिंदु नहीं दिख रहा है, ठीक है। कौन है थियोसॉफिकल के? तो मैडम ब्लाउस्की, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मैडम ब्लाउवत्स्की, है ना, वत्स्की। राइटिंग समझ आ रही है ना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद, विवेकानंद, ठीक है। ये किसके बारे में पढ़ लिया हमने? संस्थापक के बारे में। चलिए, स्थापना वर्ष पुनः एक बार और रिपीट करती हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? 1828। इसको मैं हिंदी में नहीं लिख के ऐसे लिख रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन ने की 1867 में, 28 के बाद 67, ठीक है। उसके पश्चात आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने की 1875, 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाउस्की ने की 1882। लास्ट रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 1897। समझ आया सभी को? तो ब्रह्म समाज याद कैसे रखेंगे हम? मैंने सब समाज को एक साथ लिखा दिया है। वो समाज जो आधुनिक काल में समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत हुए, तो हमको याद रखना पड़ेगा आधुनिक काल में अगर प्रश्न आता है तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज पहले ब्रह्मा जी को मानते हैं, उसके बाद प्रार्थना समाज किसकी प्रार्थना करते हैं? विष्णु जी, जिनका एक नाम क्या है? केशव चंद्र, ठीक है। फिर आर्य समाज, है ना, आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी और उसके पश्चात रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। सन को कैसे याद रखेंगे? आप देख रहे हैं सब 1800 की बात हो रही है। 28 के बाद 67, 67 के बाद 75, 75 के बाद 82 और 82 के बाद 97। कल आप क्लास में मैं सबसे पहले ये पूछूंगी, आप लोग आंसर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना, ये एक पेज हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में अगर देखें तो 4 मान्यताएं हैं। आरंभ में 4 मान्यताएं प्रचलित है। वो मान्यताएं कौन सी हैं मैं बता देती हूँ। पहली मान्यता, चार मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली जो मान्यता है वो किसकी है? आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या दी है इन्होंने? कब दिया है? 1843। इसमें ना आप लोग ईस्वी लिखे सब में। से रीति काल का अंत, इन्होंने मान्यता दी है कि 1843 से रीति काल का अंत एवं आधुनिक काल
आधुनिक काल की शुरुआत। आधुनिक काल की शुरुआत, ये मान्यता किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मान्यता दी कि 1843 ईस्वी से रीतिकाल का अंत हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरी मान्यता पर। सेकंड नंबर, डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार क्या मान्यता दी इन्होंने? तो इन्होंने दिया है सन, सन लिखेंगे ना, ये नहीं, ये मान्यताएं हैं। इन्होंने दी है 1850, है ना, 1850 ईस्वी को, 1850 ईस्वी को आधुनिक भावबोध, आधुनिक भावबोध, आधुनिक भावबोध के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। यानी इनका मानना यह है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके जन्म के पश्चात आधुनिक काल स्टार्ट हो गया, है ना। हरिश्चंद्र का जन्म किसने बात करी? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। किसके बारे में? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने आधुनिक भावबोध के बारे में किससे रिलेट कर दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से। और इन्होंने समय क्या दिया? 1850 का समय दिया। बात करते हैं तीसरी मान्यता पर। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तीसरी मान्यता जो है वो ये है कि 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए 4 मान्यताएं प्रचलित हैं। 3 मान्यताएं लिखी जा चुकी हैं। चौथी मान्यता ये है कि 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी की पत्रिका, 68 है ईस्वी में भारतेंदु जी की पत्रिका कवि वचन सुधा। देखो एक प्रश्न तो यही बन गया ना यहाँ पे। अगर पूछा प्रश्न कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा का प्रकाशन जब उन्होंने किया, तब क्या हुआ? आधुनिक काल का आरंभ हुआ। याद रहेगा, है ना। आज अगर समय लेट हो जाएगा तो मैं कल पूछूंगी आज के बारे में पूरा, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आधुनिक काल की 4 मान्यताएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मैनेजर पांडे के अनुसार, नगेंद्र के अनुसार, और नॉर्मल एक भारतेंदु जी की पत्रिका है कवि वचन सुधा, उसके अनुसार। ये 4 मान्यताएं हैं। बात करते हैं हिंदी साहित्य का संक्रांति काल या संधि काल। ठीक है, तो ठीक है, याद रखेंगे आचार्य शुक्ल ने, ये देखिए आचार्य शुक्ल ने कब लिया है? 1843, है ना, वही ले रही हूं मैं। आचार्य शुक्ल ने 1843 ईस्वी से
आधुनिक काल की शुरुआत, आधुनिक काल की शुरुआत मानी है, ठीक है। कुछ कुछ मान्यताओं ने किसको माना है? कवि वचन सुधा को, वचन सुधा, कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष को, प्रकाशन वर्ष कब था? 1868, ठीक है, 1868 है ना, को माना। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 1843 से 1868 यानी कि आचार्य शुक्ल से लेकर कवि वचन सुधा तक का जो समय है ना, ईस्वी से लेकर से 1868 तक आएगा यहाँ पे, है ना, तक 25 वर्ष, कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष हो गए ना, काउंट करके देख लेना। 25 वर्ष का संघर्षहीन समय, संघर्षहीन की संघर्षकालीन, संघर्षकालीन समय होगा ना, कालीन समय, हिंदी साहित्य का संधि काल, हिंदी साहित्य का पहले तो आप लिख लो संक्रांति, क्योंकि प्रश्न में वही है, संक्रांति या संधि काल। कहलाता है, प्रश्न आता है। मैं एक लाइन में भी लिख सकती थी, पर मुझे चूंकि डिटेल क्लास है तो हमको पता होना चाहिए कि 25 वर्ष, हम जितने बार पढ़ लें उतना अच्छा है। यहाँ तक ओके है? एक बार ओके करेंगे सभी। बात करते हैं आधुनिक काल के विविध नाम के बारे में। आधुनिक काल के विविध नाम में आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला नाम आधुनिक काल, आधुनिक काल, ऑब्लिक करके इसको ध्यान देंगे गद्य काल। तो चलो बताओ गद्य काल किसने कहा है ना। दूसरा वर्तमान काल, आधुनिक काल का एक नाम और है जिसे कहा गया वर्तमान काल। किसने कहा मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं, है ना, जिनको पता है। तीसरा नाम है जागरण काल, जागरण काल। पहले मैं आपको नाम याद करा दूं, आधुनिक काल, गद्य काल, वर्तमान काल, जागरण काल। चौथे नंबर में आता है आपका नव जागरण काल, नव जागरण काल, है ना। पांचवें नंबर में आता है साहित्य काल, साहित्य काल। छठवें नंबर में आता है आधुनिक काल। अब आप बोलेंगे मैम पहले नंबर में भी तो लिखा है, तो उसके साथ में क्या लिखा हुआ है देखो, गद्य काल। मतलब जिसने गद्य काल कहा होगा उसने समय समय पर आधुनिक शब्द का भी प्रयोग किया होगा। तो ये किसने कहा है? तो याद रखेंगे ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, पता तो होगा सबको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वर्तमान काल किसने कहा होगा? मिश्र बंधुओं ने कहा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पिछले साल हम इन सब के बारे में पहले पढ़े थे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनके नाम सुनते हैं, तब इनके बारे में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। जागरण काल किसने कहा? त्रिभुवन सिंह ने कहा, त्रिभुवन सिंह ने कहा। नव जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा। साहित्य काल किसने कहा? पृथ्वी कमल, जिसका उपनाम है कुलश्रेष्ठ,
पूरा नाम लिखते हैं पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ कमल, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ। आधुनिक काल किसने कहा? बहुतों ने कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, और आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और डॉक्टर नगेंद्र ने। ज़्यादातर लोगों ने आधुनिक काल ही कहा है, लेकिन जो पेपर में प्रश्न आता है वो वहाँ से आता है जिन्होंने कुछ अलग नाम से पुकारा हो। तो आधुनिक काल, गद्य काल, पर हम ऐसे बोलते हैं गद्य काल, वर्तमान काल, जागरण काल, नवजागरण काल, साहित्य काल, आधुनिक काल। सबसे पहले मैं बताती हूँ, गद्य काल आचार्य शुक्ल ने, वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने, जागरण काल त्रिभुवन सिंह ने, नवजागरण काल राम विलास शर्मा ने, साहित्य काल कहा पृथ्वीनाथ कमल ने, है ना, कुल श्रेष्ठ जिनका उपनाम है, और आधुनिक काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अब बात करते हैं विभाजन पे। यहां तक सबको समझ आ रहा है ना? यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई सन को लेकर, नाम को लेकर किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है? मेरे द्वारा तो चेक कर लिया गया है, ठीक है, पर अगर कभी ऐसा दिक्कत हो तो आप बिल्कुल खुलकर बोले, है ना, कि मैम यहाँ पे मैंने इस पुस्तक में दूसरा पढ़ लिया है, तो उसको मैं करेक्ट करूँगी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा रहा तो कोशिश तो मेरी ये रही है कि मैं खुद ही सेलेक्ट करके अच्छे से लाई हूँ। आधुनिक काल का सर्वमान्य विभाजन अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युग। आधुनिक काल के विभाजन की बात कर रहे हैं, भारतेंदु युग दूसरे नंबर में आता है। देखो, इसका विभाजन हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। इसे हम ऐसा बनाते हैं चार्ट के माध्यम से, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले में आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे भारतेंदु युग। आधुनिक काल का जो पहला विभाजन है वो क्या कहलाता है? भारतेंदु युग। इसका समय क्या रहा है? 1857 से 1900 तक का समय रहा है। ठीक है, 1900 तक का समय रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं दूसरा विभाजन जिसे हम कहते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग का जो समय है वो रहा है 1900 से 1918, 1900 से 1918 ईस्वी तक का। तीसरे विभाजन की बात करते हैं हम। तीसरा विभाजन जो है छायावाद। छायावाद, ये सब के बारे में आप इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, है ना। तो छायावाद का जो समय है वो 1918 से लेकर 1936 तक का समय है। ठीक है, चौथे विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो चौथा विभाजन है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943, 43। ठीक है, पांचवें विभाजन की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर का विभाजन आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद का जो समय रहा है वो रहा है 1943 से 1952। ठीक है, 1943 से 1952। उसके पश्चात आता है छठवें नंबर में नई कविता। नई
कविता, नई कविता। और नई कविता का समय क्या रहा है? तो 1952 से ये कल तक सबको याद होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम इसको इंडिविजुअल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको सन याद करने के लिए शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। सातवां है साठोत्तरी कविता, यानी 60 के बाद, ये देखो 60 लग गया ना नई कविता में, तो उसको बोला जाता है साठोत्तरी, यानी 60 के बाद की कविता। साठोत्तरी कविता का जो समय है वो रहा है 1960 से लेकर 1990। इतना लंबा पीरियड है देखो इसमें, है ना। 8वें नंबर का जो समय है, 8वां विभाजन, आप अपने अनुसार कॉपी में जैसा करना चाहते हैं वैसा कर लीजिए, ठीक है। समकालीन कविता, समकालीन कविता। समकालीन कविता का समय क्या रहा है? तो याद रखेंगे 1990 से 2000, 1990 से 2000। और उसके बाद जो 9वां विभाजन है वो है अद्यतन कविता, यानी आज की कविता, अद्यतन कविता, है ना। आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। 2000 से आज तक, ठीक है। देखो सब लिखना ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं बीच बीच में, आप अगर मेरा वीडियो अटेंड करते हैं, दोबारा से देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि मैं किसी कुछ एक लाइन पर जोर दी हूँ। जैसे फर्स्ट पेज का मैंने शॉर्ट नोट आपको निकाल के दिया, तो पूरा ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। पर अभी जैसे कि टाइम है वैकेंसी को आने में, तब तक हमारे पास समय है, तो मैं कहूँगी कि आप पूरा नोट्स बनाओ, ठीक है। उससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और नहीं बनाना है तो आप जैसे भी जिस फॉर्म में भी पढ़ें, बस पढ़ें, रिवीजन करें कैसे भी करके, ठीक है। क्लियर है सबको? एक लास्ट ही है, इसको देख लेंगे बस। आपको मैंने डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन एवं नामकरण, ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनके अनुसार पेपर का जो मतलब प्रश्न है वो आता है। पुनर्जागरण काल, जिसको हम भारतेंदु काल कहते हैं, 1857 से 1900 ही है। इन्होंने द्विवेदी काल को क्या कहा? जागरण सुधारण काल। इन्होंने नाम चेंज कर दिया है ना, ध्यान देंगे। भारतेंदु को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा, द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा, ठीक है। समय सीमा वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज हो गई समय सीमा। यहाँ 1936 के स्थान पर क्या आ गया? 1938, छायावाद। छायावादोत्तर काल, और फिर उसके बाद उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल और उसके पास नवलेखन काल। तो ये हमको क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने अपने अनुसार एक अलग विभाजन दिया, जिसका पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है। लास्ट पेज है हमारा, क्योंकि हम इसके बाद कल कुछ और पढ़ेंगे, तो आज उस पर अंत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का विभाजन गद्य खंड में एवं काव्य खंड में 2 उपभागों में करते हैं। प्रश्न आता है कि किस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का विभाजन करते हैं। तो एक वो गद्य खंड में करते हैं, दूसरा काव्य खंड में। गद्य खंड को वे ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य में विभाजित करते हैं। गद्य के भी वो 2 खंड कर रहे हैं, पहला ब्रजभाषा, दूसरा खड़ी बोली, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा सब पढ़ेंगे अभी। दूसरे प्रकरण में गद्य का आविर्भाव विवेचित है। इस प्रकरण को वे प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम देते हैं। कौन देते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इतनी चीज़ें आज आप लोगों ने पढ़ी, काफ़ी सारी चीज़ें आज आप लोगों ने पढ़ ली है। नोट्स बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर निर्भर करता है, आप स्वतंत्र हैं, पर रिवीजन ज़रूर करें। एक बार रिवीजन करें और कोशिश करें कि कुछ शॉर्ट नोट्स अगर बना सकते हैं तो बनाओ, ठीक है। तो एक बार ओके भी करें और एक बार ये भी बताएं कि क्लास ठीक लगी, सब समझ आया, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे, ठीक है।
मैं रुकी हूँ, आप लोग बताइए, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ आया ना क्लास पूरा? ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आज जैसा समय मिलेगा वैसा रिपीट करेंगे, ताकि कल जो मैं प्रश्न आपसे पूछूं उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हाँ, एक बार शुरुआत से देख लेना, समझ आएगा। चारों काल अपने आप में भिन्न भिन्न हैं। हम किसी भी काल की शुरुआत में पढ़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको आदि काल से ही पढ़ना है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट से जुड़े थे, अभी आप लोग जाके पूरा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, ध्यान रखिए, है ना, सभी की मदद कीजिए। धन्यवाद। पूरा थ्योरी लिखना आपकी चॉइस है थानेश्वरी, पूरा लिखें तो बहुत अच्छी बात है, और ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुसार थ्योरी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे मैंने हाईलाइट किया है ना, तो उन जगहों पर आप अपने अनुसार बना सकते हैं, ठीक है।